नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 फेज में जो इलेक्शन होगा, आखिर उसमें क्या होने वाला है, कौन कौन सी वो हॉट सीट है जिस पर तमाम बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सचिन के साथ और चर्चा यही हम करने वाले हैं। पहले हमारा न्यूज़ रूम देख लीजिए। ये जो डिजिटल का हमारा न्यूज़ रूम है और इस न्यूज़ रूम में बैठे जो लोग हैं हर समय हर खबर पर नजर रखते हैं। देखिए 5 फेज हो चुके हैं सचिन, ये छठा फेज है हम्म। और छठे फेज में क्या होने वाला है, इनको क्या माहौल नजर आ हम्म। रहा है। और चूंकि दिल्ली देश की राजधानी में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, कुल 58 सीटें हैं सचिन। और पिछली बार बीजेपी के पास काफी कुछ था, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था। तो बीजेपी के पास खोने के लिए है और कांग्रेस के पास पाने के लिए क्या लगता है? देखिए, सबकी उम्मीदें जो है वो बहुत बड़ी हैं और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार बीजेपी ने, एनडीए ने ये नारा दिया था कि हम 370 प्लस जाएंगे और इस बार 400 प्लस का नारा जो है वो दिया गया है। नहीं, अपने हालांकि लिए 370 प्लस दिया है। हाँ, मतलब अपने लिए ही बीजेपी ने और एनडीए के लिए 400 प्लस का नारा जो है वो दिया है। लेकिन इन सब बयानों के बीच में, इन सब तमाम दावों के बीच में जब ग्राउंड पर आप जाएंगे, जब आप हकीकत जानेंगे, तो आपको समझ में अच्छा, आएगा आप भी कि कहीं आखिर ग्राउंड पर गए थे? हाँ, आप कहाँ गए थे? मैं खुद जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गया था, वहां हम्म, पर बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती जो है वो आमने-सामने है। लेकिन ग्राउंड पे जाने के नई बाद दिल्ली सीट हकीकत से। हाँ, नई दिल्ली माफ कीजिए, हाँ, नई दिल्ली लोकसभा सीट से। अब जब वहां पर गया तो वहां पर भी तमाम चर्चाएं जो है वो देखने हम्म। को मिली, सुनने को मिली और सबसे बड़ी बात अच्छा, जो कि लोग लोग बांसुरी स्वराज को हुँ, उनकी खुद की पर्सनालिटी की वजह से जानते हैं हुँ। या उनकी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं? सुषमा स्वराज को याद करके जानते हैं? बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें। हम्म, जब मैंने वहाँ पर जाकर लोगों से पूछा कि बांसुरी स्वराज को क्या आप इंडिविजुअल हम्म, कितना आप उनको देखते हैं, कितना उनको समझते हैं, तो लोगों ने इस बात का ज़िक्र किया कि जब से उनका नाम अनाउंस हुआ, हम्म, वो काफ़ी मुखर होकर, काफ़ी एक्टिव मोड में आकर जिस तरीके हम्म, से वो लगातार प्रचार कर रही हैं, वो लोगों के बीच जा रही हैं, मुद्दे हम्म। रख रही हैं और विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही हैं, उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ग्राउंड पर और पब्लिक पर पड़ा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो उनकी माताजी हैं, उनका भी असर जो है, लोग उनको देख रहे हैं और देखते हैं। उनकी इमेज, उनकी छवि को अच्छा, वैसे उनमें पाने की कोशिश ये कर जो रहे नई हैं। दिल्ली की सीट है, हुँ, देखिए इस नई दिल्ली की सीट पर अगर विधानसभा के हिसाब से बात करेंगे तो खुद जो मुख्यमंत्री अरविंद अरविंद केजरीवाल है केजरीवाल। वो वहां से जीतते आए हुए हैं। अब ये 7 सीटें दिल्ली की, विस्तार से इस पर हम बात करेंगे, हुँ, लेकिन शुरुआत देखिए, चूंकि हमने कहा ही था कि बीजेपी के पास काफी कुछ पिछली बार था, बीजेपी की बल्ले बल्ले थी और कांग्रेस पार्टी और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इस बार पाने के लिए बहुत कुछ है। हरियाणा का पहले जिक्र कर ले, क्योंकि हरियाणा की 10 सीटें हैं लोकसभा की, पिछली बार 10 की 10 बीजेपी के पास थी। इस बार हॉट सीट जो है सचिन, चूंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ और हुँ। हरियाणा में जाना मेरा हुआ कवरेज के दौरान, तो करनाल की हॉट सीट है जहां से खुद मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका पहले इस्तीफा कराया गया और सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब खुद खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो सीधा मुकाबला है वहां चौकोड़ीय मुकाबला है। जजपा का अलग है और इनेलो का अलग है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अलग है। हुँ। ऐसे में इस हॉट सीट पर भी नजर रहने वाली है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनंतनाग जो लोकसभा सीट है, उस पे भी तमाम चर्चाएँ हो रही हैं। आपने हरियाणा का ही ज़िक्र किया तो इस पर गुड़गाँव लोकसभा सीट जो है, वो बिल्कुल, भी बेहद राव इंद्रजीत दिलचस्प सिंह। है। हाँ, क्योंकि राज बब्बर राजबब्बर। वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो राव इंद्रजीत सिंह जो है, वो यहाँ पर चौथी बार बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। तो दिलचस्प मुकाबला है हरियाणा केंद्रीय की और भी मंत्री भी तमाम हैं सीटें। राव हाँ, इंद्रजीत बिल्कुल। सिंह और वो बहुत कद्दावर नेता है। गुड़गांव से उनका एक अलग ही वहाँ पे उनका खुद का लोग हैं, खुद के लोग हैं, वहाँ जाते हैं, गुड़गांव की जनता के बीच में जाते हैं। केंद्रीय मंत्री रहने के बाद कितना वो गए हैं, कितना नहीं गए, हुँ। ये डिपेंड करता है और ये और लोग स स सबसे बताएंगे। अहम बात ये है कि वहाँ पर जो मुस्लिम और पंजाबी वोटर्स हैं ना, वो वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस बार टक्कर इसलिए अच्छा, राज हाँ। बब्बर साहब के बारे में क्या लगता है? कभी वो एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने डिम्पल यादव को हराया था उत्तर प्रदेश में। मंझे हुए खिलाड़ी लोग कहते हैं, मतलब मंझे और हुए राजनीति में आए तो राजनेता है। हाँ। और जब बोलते भी हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन यहाँ से जो उन्हें उतारा गया और राव इंद्रजीत के सामने एक मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को चाहिए था। अब देखना होगा कि क्या उनका प्रभाव वहां पर काम आता है या फिर नहीं आता। एक और सीट है कुरुक्षेत्र की। हुँ। कुरुक्षेत्र से 2 बार के जो सांसद हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, नवीन जिंदल साहब, और वो अब बीजेपी में बीजेपी में आ गए हैं। हुँ। अब वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो सीट है, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं हुँ। सैनी साहब यहाँ से पिछली बार सांसद थे। अब सैनी साहब तो मुख्यमंत्री बन गए। अब मैं जब कुरुक्षेत्र की सीट पर गई, बहुत लोगों ने बोला कि भाई हम तो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते करते हमने वोट मांगे पिछली बार। अब हम हुँ। उसी व्यक्ति के लिए हमें वोट मांगने हैं, जो बीजेपी का कैडर था वो कह रहा था, हुँ। उसी व्यक्ति के लिए हमें वोट मांगने हैं जिसका हम विरोध करते थे। तो ये एक विरोधाभास वहां जरूर है लोगों में। लेकिन देखिए
मैं जहां तक समझता हूँ और अच्छा, ग्राउंड पर ये जाने के बाद मैं आपको रोक रही बिल्कुल हूँ बिल्कुल। क्योंकि ये इकलौती एक ऐसी सीट है जहाँ से जो चूँकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का टाई अप है वहाँ पर, हम्म तो उस टाई अप में वो जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के पास गई है और गुप्ता साहब वहाँ से लड़ रहे हैं। तो देखिए अब जो मैं पहले जिस बात का ज़िक्र कर रहा था कि देखिए बीजेपी की रणनीति हमेशा जब ऐन वक़्त पर चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री का बदलाव होता है, तो उसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ग्राउंड पर भी तमाम ऐसी बातें और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी इस बात का ज़िक्र किया। तो देखिए जो-जो सीटें इस बार हरियाणा में हैं वो बेहद ही हॉट रोहतक की सीट है सीट, और रोहतक की हाँ, सीट बची हुई है। उस पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी उनका मैदान बहुत में होल्ड है उतारा है, यहाँ पे। उनके बेटे को उतारा है इस मैदान में और जबकि भाजपा ने जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं अरविंद शर्मा को यहाँ पर मौका दिया। तो यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अच्छा, ये जो सीट है रोहतक वाली, हुँ, चूँकि भूपेंद्र हुड्डा का उस पूरे इलाके पर जो प्रभाव है, आप हिसार देख लीजिए, रोहतक देख लीजिए, हुँ। उस इलाके में बहुत ज़्यादा है और खुद जो दीपेंद्र हुड्डा है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं एज़ एन पार्लियामेंटेरियन आप कह दीजिए, जब वो संसद में भी रहे और हर मुद्दे पर उन्होंने सड़क पर आकर विरोध किया है, भले ही वो खट्टर साहब के अगेंस्ट हो या फिर सेंटर में किसी नीति के अगेंस्ट हो, वो हमेशा से ही बहुत मुखर होकर बोले हैं और देखना होगा कि इस बार क्या होता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में काफ़ी कुछ है और इस बार जो सीटें दी भी गई हैं, वो हुँ। काफ़ी सोच समझ कर दी गई हैं। तो ये तो हरियाणा की बात हो गई और भी तमाम सीटें हैं। अगर हम अच्छा, बिहार की आपने बात करें अनंतनाग हाँ, का ज़िक्र किया हाँ, था। अनंतनाग की तो अगर हम देखिए, बात करें अनंतनाग यू का जो ज़िक्र हुँ, किया था, ये हुँ, जम्मू कश्मीर की एक सीट, हुँ। चूँकि पिछले हम कई फ़ेज़ेज़ में हमने देखा, एक-एक सीट पर चुनाव हुआ। ये अनंतनाग राजौरी की सीट है और यहाँ पर किसकी किस्मत दाँव पर लगी है? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा महबूबा मुफ्ती मुफ्ती की। की। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम ने अरशद अहमद पर यहाँ पर भरोसा जो है वो ज़ाहिर किया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अ, अच्छा, कह सकते हैं कि समझौता, एक तरफ़ा देखिए अगर यहाँ पर मुकाबला समझौता, हो सकता है। यहाँ पर हाँ। समझौता नहीं हो पाया हुँ, पीडीपी और हुँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुँ, बीच में। बहुत कोशिशें हुई, इंडिया गठबंधन में ये दोनों साथ भी आए, साथ-साथ मंचों पर भी दिखे। लेकिन जब एनसी की तरफ से कहा गया कि आप लोग चुनाव ना लड़िए, हित में चुनाव ना लड़ें, हुँ। जम्मू कश्मीर के हित में, लेकिन वो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तो ऐसे खत्म हो जाएँगे, आप हमें कह रहे हो चुनाव ना लड़ें, हम किसी सीट पर ना लड़ें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक और सच्चाई मैं आपको बताऊँ कि जो जम्मू की सीटें हैं, जो जम्मू संभाग की 3 सीटें आती हैं, वो बीजेपी के प्रभुत्व वाली सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी का अच्छा दबदबा है। लेकिन जो कश्मीर की सीटें हैं, वहाँ पर एनसी, पीडीपी, लेकिन कांग्रेस पार्टी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो कांग्रेस जो जो कश्मीर की 3 सीटें हैं हुँ, सचिन, हुँ। वहाँ से बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारे। कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है और बीजेपी हमेशा इस ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करती है कि अगर जहाँ पर उसे लगता है कि हम वहाँ पर नहीं जीतने वाले हैं या फिर वो सीट उनके हाथ में नहीं आने वाली होती है, तो वहाँ से पहले ही वो अपना बैक स्टेप जो है वो ले लेते हैं। लेकिन हाँ, उनकी पूरी कोशिश इस वक़्त भी यही है कि जम्मू कश्मीर में अपना दबदबा, अपनी पैठ जो है वो बना सकें। और देखिए, इन चुनावों में उड़ीसा की भी कुछ सीटें हैं जिस पर नज़र रहेगी, पुरी की सीट। पूरी की सीट है, पुरी की जहाँ से सीट, संबित अच्छा, पात्रा जो मेरे हैं सहयोगी यहाँ पर हैं। बताइए, आपको आप प्लीज़ क्या आइए। लग रहा है? तो हमें मैं नाम भूल हाँ, गई हूँ। नवीन, नवीन जी हमें बताने वाले हैं कि पुरी की सीट पर क्या होगा। क्या आपको लगता है लाइए। कि संबित पात्रा ने जो बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जो जगन्नाथ भगवान से, फिर बाद में उन्होंने बोला कि उसका कुछ इम्पैक्ट होने वाला है? जी, देखिए मैं पुरी में क्योंकि रहा भी हूँ, भुवनेश्वर में मैं रहा हाँ। हूँ और पुरी जो है वो अच्छा। पूरा जो इलाका है भुवनेश्वर और उड़ीसा, पुरी जो भी है उसके आस-पास जितने जिले हैं, भगवान जगन्नाथ को लेकर के वहाँ के लोग बड़े आस्थावान हैं। हुँ। मतलब उत्तर भारत में यदि आप देखेंगे कि अवध बेल्ट के अंदर रामचंद्र जी को लेकर के जितनी बहुत अलग आस्था है अलग लोगों तरह में, की आस्था है। पूरे पूरे उड़ीसा प्रदेश के अंदर भगवान जगन्नाथ को लेकर के जो है लोग इतने ज़्यादा प्रगाढ़ आस्था उनकी है उनमें कि उनको लेकर के किसी भी तरीके की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये पिछली बार 12,000 वोटों से वो हारे थे। इस बार आपको क्या लगता है कि ये बयान उनके मार्जिन जो है। लिए, हाँ, मार्जिन हाँ, जो था, हाँ। ये बयान जो उनके लिए है वो गले की हड्डी बन जी, सकता है? बिल्कुल गले की हड्डी बन सकता है क्योंकि अगर इसकी सीरियसनेस आप इससे देखें ना कि चंद घंटों बाद ही खुद उन्होंने संबित पात्रा ने जो है माफ़ी माँगी इस पर। वो जानते हैं कि एक और बहुत 3 सीरियस दिन का मैटर है। उपवास करूँगा, जी, कुछ ऐसा बिल्कुल था। उन्होंने पश्चाताप की बात कही है, उन्होंने बताया है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, ये स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन ये एक ऐसा ब्लंडर है जिसकी भरपाई करना थोड़ा मुश्किल है वहाँ पर क्योंकि वहाँ उनका जो मुकाबला है वो वहाँ की लोकल पार्टी से है, जो वहाँ पर पिछले कई दशकों से सत्ता के अंदर है। हुँ। और बीजेपी वहाँ अपनी ज़मीन तैयार कर रही है क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर नहीं है। तो असली लड़ाई बीजेपी की जो है वो वहाँ बीजेडी के बीजेडी साथ से। है। लेकिन तो बीजेडी के बहुत नेता बीजेपी में आ चुके हैं। सचिन, ये हुँ, लगातार कहा जा रहा था कि खुद जो नवीन पटनायक हैं, वो चूँकि अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी हुँ। उम्र हो गई है। क्या ये एक फैक्टर है जो इस देखिए बार देखने को मिलेगा?
असल क्योंकि बात उसके साथ विधानसभा के भी चुनाव असल है। में बीजेपी की राजनीति और बीजेडी की राजनीति को समझने के लिए और उड़ीसा के भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हम ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी के बाद जो किसी भी राजनीतिक दल के विकल्प के रूप में जब खड़ी होती है बीजेपी, तो उसके बाद 3-4 मुद्दे होते हैं। परिवारवाद का एक मुद्दा होता है, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा होता है, ठीक है, और फिर सांप्रदायिकता का एक मुद्दा होता है। इन तीनों मुद्दों के लिए बीजेपी को उड़ीसा में कोई जमीन नहीं दिखती है, क्योंकि बीजेडी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद जैसी कोई चीज अभी नवीन तक नवीन पटनायक कब से पटनायक हाँ, जो है कब वो से है। अकेले नेता है, और नवीन हाँ। पटनायक का इतना सम्मान इतना मान है वहां हाँ। उड़ीसा के लोगों के मन में कि यदि वो घर से बाहर भी ना आए, अच्छा, प्रचार पिछले के लिए दिनों भी ना आए, नाराज भी दिखे नवीन पटनायक जी प्रधानमंत्री मोदी से। बिल्कुल वो घर से बाहर भी ना आए तो भी लोग जो है उधर जो है उन्हीं को वोट देते हैं। और दूसरी बात ये, आप इसको बीजेपी ने एक ब्लंडर जो ये इसके साथ उसके नेता द्वारा हो गया जगन्नाथ भगवान का से कंपैरिजन करके, वो एक बहुत बड़ी भूल है उनके लिए। बीजेपी तो कोशिश करती है कि ऐसे स्टेटमेंट जो है वो ना दे, और संबित पात्रा जैसे स्पोक्स पर्सन इतने बड़े नेता अगर अच्छा, वो मुझे ऐसा लगता है बोल वो दे, ना बड़बोलेपन में ऐसे बयान दे जाते नहीं, हैं। दरअसल क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए प्रचार करने के लिए गए हुए थे, उसी वक्त में उसी दौरान में उन्होंने ये बयान दिया। देखिए, दरअसल बीजेपी के सभी नेताओं के अंदर जो जो उनका भाषण आप सुनेंगे, जब वो बोलेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, तो एक रटा रटाया सा सेंटेंस उनके दिमाग में रहता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री, और अतिशयोक्ति अलंकार के साथ वो जो है उनके गौरव गाथा करते रहते हैं। तो उसी फ्लो के अंदर शायद उनके मुंह से ये निकल गया, क्योंकि वो खुद उड़ीसा के रहने वाले हैं और भगवान जगन्नाथ की वो धाम है, तो उस इलाके और उसी पथ पर जो है उनकी जो है कैंपेनिंग चल रही थी उस वक्त, और पूरा जो माहौल था वो बीजेपी के फेवर में, क्योंकि गदगद नेता लोग हो जाते हैं भीड़ को देख करके, उसके तुरंत बाद जो है उनके मन से ये बात निकल जाना, एक वो फ्लो में निकल गई। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर भगवान जगन्नाथ को लेकर के बहुत ज्यादा आस्था है, भगवान के अंदर वो जो है वहाँ भगवान सोते हैं, मतलब खाते हैं। ओवरऑल देखिए तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है बीजेपी को अगर अगर इसको कवर अप नहीं किया गया तो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, एक संबलपुर की सीट भी है, धर्मेंद्र प्रधान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और नागेंद्र जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और बीजेडी के साथ मुझे लगता है मुख्य मुकाबला। तो धर्मेंद्र प्रधान की, चूंकि आप उड़ीसा में रह चुके हैं, आपको लगता है उनके लिए कोई मुश्किलात होगी? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी पूरी राजनीति जो है वो उड़ीसा में रह करके की, पार्टी संगठन को उन्होंने संभाला, कई राज्यों के प्रभारी रहे, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी की जमीन तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। केंद्र की राजनीति में वो हमेशा से रहे हैं, मंत्री बने रहे हैं। एक बात सुना कि कभी भी वो विवादों में रहे नहीं है। बिल्कुल, वो विवादों में मतलब नहीं रहे। बहुत ही, उनको जो भी मंत्रालय शालीन दिया तरीके गया, से, हाँ, जो भी उनको जो भी दिया मंत्रालय दिया, पेट्रोलियम मंत्री हाँ, वो रहे चाहे या एचआरडी मिनिस्टर रहे, तमाम जो भी मंत्रालय दिए उनमें वो विवादों से परे रहे और एक शालीन व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है, और उसका उन्हें फायदा जरूर मिलेगा वहाँ। तो अच्छा, ये बहुत तो बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग अब फैक्टर है, क्योंकि अब दिल्ली में आप वोट देने वाले हैं, और मेरे एक और सहयोगी है, ये भी दिल्ली में ही है। तो दिल्ली वालों के लिए इस बार मुद्दे क्या है, हमें आप दोनों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। दिल्ली की 7 सीटें, और पिछली बार सातों की सातों बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उन दो पार्टियों का गठबंधन है जिसकी राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आम आदमी पार्टी खड़ी ही कांग्रेस पार्टी का विरोध करके हुई है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा कहती थी भ्रष्टाचार किया, उन्होंने राजनीति खत्म कर दी शीला दीक्षित की, और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब अब विलय एक हो गया साथ, है। हाँ हाँ, बिल्कुल, विलय तो नहीं आप कह हाँ, सकते, मतलब साथ में आ चुके हैं, गठबंधन हो गया है, गठबंधन हो चुका है। गठबंधन हो चुका है। तो दिल्ली वालों के मुद्दे क्या हैं? देखिए, दिल्ली के मुद्दे तो दिल्ली की जो जनता है या दिल्ली का जो वोटर है बड़ा चतुर है। आप देखिए, 2014 में प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनी, और 2015 में कुछ ही महीने बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी। सेम 2019 में भी हुआ। 2019 में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती, मोदी जी की सरकार बनी, और उसके बाद जो चुनाव हुआ दिल्ली का विधानसभा का, वो अरविंद केजरीवाल ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो दिल्ली के लोग बड़े आसानी से, उन्हें पता है कि किस मुद्दे पर किस पार्टी को वोट देना है। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं सेंटर में मोदी जी और स्टेट में केजरीवाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये लेकिन अभी तक का ट्रेंड रहा है। अभी एक बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। मोटे तौर पर हम लोग जैसे देखते आए हैं, दिल्ली में इतने सालों से हम रह रहे हैं, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो सारा का सारा आम आदमी पार्टी की तरफ ही शिफ्ट हुआ है। लेकिन मुस्लिम वोटर्स कुछ हैं जिसको लेकर दोनों पार्टियों में दावा रहता है, और पिछली बार हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि कांग्रेस पार्टी को वोट्स आम आदमी पार्टी से ज्यादा मिले थे लोकसभा चुनाव में। तो ये एक पहलू है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के करीब आई हैं। 4 और 3 के आंकड़े के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। 4 आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पिछली बार आई थिंक शायद 7 की 7 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था। यानी कि अगर दोनों एक साथ पिछली बार भी मिल जाती
तब भी बीजेपी सातों सीटें जीत पाती। लेकिन क्या ये ट्रेंड इस बार भी रहेगा, क्योंकि अब कई सारे मुद्दे बदल चुके हैं। पिछली बार बालाकोट भी था और काफी सर्जिकल स्ट्राइक्स का बहुत असर था। बालाकोट वाली स्ट्राइक्स थी और एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं थी। इस बार मुद्दा बदल चुका है। इस बार बालाकोट मोदी माइनस बालाकोट वाला मामला है ये, और उसके अलावा 10 साल की मोदी सरकार भी रही है, तो क्या मुद्दे हो सकते हैं। और दूसरा एक और पहलू है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। करप्शन तो हाँ हाँ, क्योंकि करप्शन के चार्जेस भी हैं, वो जो सो कॉल्ड शराब घोटाला हुआ उसके बाद गिरफ्तारी, तो उसकी एक इमोशनल पहलू भी है उसका। आम आदमी पार्टी की ताकत ये रही थी कि वो कहते थे कि हम लोग करप्ट नहीं है, और इसी आंदोलन पर वो आए थे आगे। अब एक आरोप लगाया, कई सारे लीडर्स इनके जेल में गए हैं, कई सारे लीडर्स अभी भी जेल में बंद। अरविंद नहीं केजरीवाल तो वो तो इस तरह की राजनीति भी करे ना कि देखो ईडी का गलत इस्तेमाल करे, सेंट्रल एजेंसियों का आप गलत इस्तेमाल करें। क्या ये जो बताने की कोशिश वो कर रहे हैं जनता को कि देखिए हमारे विक्टिम कार्ड खिलाफ खेलने तो की जो हाँ, कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्ड क्या काम आएगा? ये दोधारी तलवार है। एक तरफ से इसी मसले को लेकर बीजेपी आरोप लगाएगी, वोटर के पास जा रही है कि देखिए ये लोग कहते थे कि हम करप्ट नहीं है, वी आर द पार्टी विद द डिफरेंस। बेसिकली तो ये नारा बीजेपी का रहता था कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए सरकार में आए। लेकिन देखिए इनके ऊपर हाँ, इतना वो corruption के देखिए, आरोप वो लगे भी हैं, एक ये जेल फैक्टर में। है। लेकिन ये एक इमोशनल मामला आ गया। अच्छा एक और चीज, पिछली बार की तरह जो भी मुद्दे हैं, मुद्दे बिल्कुल बदले हुए हैं, समीकरण भी बिल्कुल बदले हुए हैं, लेकिन इस बार जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने किया कि वो एक सीट छोड़कर सभी जगहों पर जितने भी कैंडिडेट्स उन्होंने बदल दिए, ये कितना कामयाब होने वाला है? हाँ, ये कामयाब इसलिए हो सकता है हाँ। कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, ये बीजेपी की रणनीति रही है। और आपने देखा होगा दिल्ली में इस बार से जो पिछली बार वाले नगर निगम के चुनाव हुए थे, दिल्ली नगर निगम के, उसमें सभी पार्षद बदल दिए थे बीजेपी। नवीन को याद होगा कि पिछली बार इस वाले से पिछली बार वाले में सारे पार्षद जो थे उनको हटा दिया गया था, ना उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया गया था। ये बीजेपी की रणनीति रहती। गुजरात में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, हमने देखा था। पूरे मंत्री अच्छा वो बदल तो दिए थे। मुख्यमंत्री बदल देते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बदल देते हाँ। हैं ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उसके तो दादा आधे आप हिस्से को कम से कम बताइए किया जा क्योंकि सके। ये कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, तो वाकई ये मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि मनोज तिवारी ही अपनी सीट को रिटेन कर पाए, बाकी 6 सीटों पर आपको कैंडिडेट्स बदलने पड़े। क्या उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था, या इस बार उनके उनके काम पर क्वेश्चन मार्क था, या इसके पीछे रीजंस आपको कुछ और लगते हैं? देखिए राजनीति में कोई भी चीज जो है वो इशारे दिए जाते हैं, हर चीज के इशारे हैं। हाँ, संकेतों की राजनीति है। तो पूरे दिल्ली के अंदर जितने कैंडिडेट थे, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो, चाहे कोई और भी ना, चाहे रमेश बिधोड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक मनोज तिवारी जो है उनको रखने का इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से लेकर बिहार तक में पड़ता है। उसका मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं मिला। बिल्कुल उसका कोई ऑप्शन नहीं था। वो सीट जो है शुरू से ही आप देखेंगे तो वहाँ पूर्वांचल वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। लाल बिहारी तिवारी वहां से जीता करते थे हाँ। बीजेपी के उन दिनों में, जब एचकेएल भगत भी वहां से लड़ते थे। हाँ। तो वो सीट जो थी वो वहाँ पूर्वांचल का गढ़ रही है। हाँ। वहाँ अच्छे खासे वोटर्स हैं वहां पर। लेकिन कन्हैया और मनोज तिवारी, अब देखिए कन्हैया के आने से आप मानते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, और ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं और दोनों अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। कन्हैया ने तो आज बुलाया भी था कि मनोज तिवारी साहब आइए डिस्कशन करते हैं, मुद्दों पे चर्चा कर ली जाए। देखिए पिछली बार लोकसभा चुनाव के टाइम पे यहाँ से क्या नाम था उनका पत्रकार जो आम आदमी पार्टी में रहे, जो नहीं जो पहले इसमें आशुतोष, तो मतलब इसके मनोज तिवारी के खिलाफ जो कैंडिडेट थे तो वो भी पूर्वांचल के ही थे, उनको लड़ाया गया। अब वो तिमारपुर से विधायक हैं। नहीं वो तो दूसरे हैं, वो तो पांडे जी हैं। हाँ पांडे जी, दिलीप पांडे। हाँ। वो सांसद लड़े थे ना पिछली बार। हाँ। तिवारी के खिलाफ ही लड़े थे। शायद। नहीं चांदनी चौक से नहीं लड़े थे, चांदनी चौक से आशुतोष थे, आशुतोष के बाद चांदनी चौक से वो दूसरे लड़े थे। तो ये लड़े पर दिलीप लड़े। वहां से कैंडिडेट हमेशा पूर्वांचल का ही लगाया जाता, चाहे कोई पार्टी, क्योंकि वहां पे वोट बैंक उसका ज्यादा है। दिलीप पांडे वहां से चुनाव लड़े थे। दिलीप पांडे मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और उससे पहले प्रोफेसर आनंद कुमार लड़े थे। तो दोनों वहां से जो भी चुनाव लड़ता है वो बिहार और पूर्वांचल का ही व्यक्ति होता है। वो समझ तो गए। इस बार इन्होंने जो आपको कन्हैया वो कुमार सीट बुलाया, कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है? क्या फंसती हुई मनोज तिवारी के लिए नजर आ रही है? एज मिल रहा है यहाँ कांग्रेस को। यहाँ कांग्रेस को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी वहां पर वोट डिवाइड हुआ था, और इस बार जो है कैंडिडेट खुद वहां के हैं और एक स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे वक्ता है। कन्हैया कुमार बनस्पत मनोज तिवारी के बहुत अच्छे वक्ता हैं। कन्हैया कुमार का जो रीच है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिला है आम आदमी पार्टी का। वहाँ काडर पुराना है। बाबरपुर विधानसभा वहाँ पर गोपाल राय की विधानसभा वहाँ लगती है। कई और क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। और वहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल पहले 2 बार सांसद रहे वहां से, जब ये परिसीमन हो गया था तो वहां चले गए थे वो वहां से। तो इस वजह से जो है कांग्रेस का भी वहाँ अच्छा खासा वोट है। तो बहुत ज्यादा फायदा मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आपको वहां पर
मिलेगा। अच्छा, कन्हैया खुद कुमार अरविंद को लगाने से। केजरीवाल ने भी वहां पे कल रोड शो किया और कल क्या क्या राहुल कहा गांधी था ने उन्होंने राहुल गांधी ने कि भी हाँ, राहुल गांधी ने भी किया और कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है और कुछ ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा सा देखिए हंसी भी कांग्रेस ने होनी जो चाहिए, फाइट दी है, मजाक भी होना कांग्रेस ने चाहिए। जो फाइट दी है वो दोनों चांदनी चौक और इन दोनों सीटों पर उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा, मजबूती चांदनी का चौक की सीट भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके जेपी अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे खासे पुराने नेता, और आप चांदनी चौक से हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। और दूसरा प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है प्रवीण बीजेपी ने, खंडेलवाल जो है वो व्यापारी नेता है, कन्फेडरेशन ऑफ जो है और वो व्यापारी इलाका भी है। ट्रेडर्स एसोसिएशन के वो चेयरमैन है। प्रवीण खंडेलवाल से जो है मजबूत नेता बीजेपी के अंदर और भी थे, लेकिन बीजेपी ने वहां से एक ऐसे फेस को उतारा है जो किसी न किसी तरह व्यापारियों को साधने की कोशिश है। क्योंकि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल का जब से दिल्ली की राजनीति में उभार हुआ है और मनोज तिवारी को जब दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था दिल्ली में, तो व्यापारी वर्ग बहुत अच्छे खासे तरीके से नाराज बीजेपी से हुआ था। और उसकी जो है आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में भी उसके नतीजे देखने को मिले थे। तो बीजेपी कोशिश में लगी रहती है कि कहीं ना कहीं हम जो है व्यापारियों को साधा जाए। और चांदनी चौक सीट में असल चांदनी चौक सीट में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है 3 विधानसभा क्षेत्र, जो बल्ली मारान, सदर बाजार और चांदनी चौक और एक मटिया महल। ये 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर हमेशा से वोट डिवाइड होता रहा है। जब जेपी अग्रवाल लड़ते थे, विजय गोयल लड़ते थे, तब भी यहाँ पर ऐसा होता था कि वहां से शोएब इकबाल को खड़ा कर दिया जाता था। तो जब शोएब इकबाल खड़े होते थे तब बीजेपी वहां से सीट निकाल लेती थी। जब शोएब इकबाल नहीं खड़े होते थे तो वो सीट हमेशा से कांग्रेस के खाते में चली जाती थी। तो वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होते थे शोएब इकबाल, क्योंकि शोएब इकबाल के मटिया महल, बल्ली मारान और उस चांदनी चौक के क्षेत्र के अंदर काफी अच्छी खासी पैठ है। तो इस वजह से, और वो शोएब इकबाल वहां से किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ लेते, रालोस से, जनता दल सेकुलर से, किसी पार्टी से, पार्टी मैंने नहीं रखती थी। तो अब क्या हुआ कि वो फैक्टर बिल्कुल खत्म हो गया। पिछली बार भी चांदनी चौक की हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोट जो कांग्रेस को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले थे वो केवल चांदनी चौक से मिले थे। ये बात सही है कि जेपी अग्रवाल बहुत वरिष्ठ नेता हो चुके हैं, उम्र बहुत ज्यादा है उनकी, और अब ये आखिरी चुनाव उनका होगा मान लीजिए, लेकिन उनसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस को वहां पर कोई नहीं मिल रहा था। काफी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर कौन आएगा, कैसे उतारेंगे। तो हर बार घूम फिर के बात वही आई कि उनके बेटे मुदित अग्रवाल की भी बात हुई थी, लेकिन जेपी अग्रवाल क्योंकि वहां से जेपी अग्रवाल की है, हाँ वो चांदनी चौक के अच्छा, पूरे इलाके में वैसे हमें नई दिल्ली सीट की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सचिन खुद नई बांसुरी दिल्ली से स्वराज। होकर आए हैं और बांसुरी स्वराज की सीटें। चलिए, मैं जो सवाल पूछने वाली थी वो मैं बाद में पूछूंगी। सचिन, आप बताओ नई दिल्ली के बारे में, आप होकर आए, देखिए क्या आपने देखा? मेरे को तो वहां पर लगा कि सोमनाथ भारती जो है उनको इस बार जनता जो है वो समय देगी कि आप और अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि बांसुरी स्वराज का जो इफेक्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये मेरा जो मानना है, क्योंकि ग्राउंड पर भी ना इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, बांसुरी स्वराज नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी माता सुषमा स्वराज का इफेक्ट है जो मैंने समझाया वहां पर। तो आपको लगता है कि ये लेगेसी का फायदा बांसुरी स्वराज को मिल रहा है, और वो जिस तरीके से अपनी बात रखती हैं, वो बहुत सोच समझ कर बोलती हैं और बहुत एलिगेंट तरीके से, अभी तक उन्होंने अगर अपने विपक्ष पर भी निशाना साधा है तो बहुत एलिगेंसी उनकी बातों में है। हाँ बिल्कुल है। और देखिए नई दिल्ली सीट जो है ये देश की उन सीट्स में से है, मुझे लगता है जो टॉप, जहाँ पर सबसे ज्यादा एडुकेटेड वोटर्स है नई दिल्ली है। यहाँ पर सारे के सारे अच्छा, ज्यादातर लेकिन विधानसभा से अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीते हैं। नहीं, और लेकिन यहाँ पर सुमित मेरी इस बात से सहमत होंगे, वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है हाँ वो बहुत वो ज्यादा बहुत ज्यादा है। चाहे आप वो आर के पुरम वाली कॉलोनीज देखिए। डीए बढ़ाया भी था। हाँ वो तो खैर डीए तो बढ़ा, वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसके विधानसभा साथ साथ कुछ गांव भी हैं, कई सारे गांव हैं जहाँ कई छोटी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी आती हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं। एक तरह से नई दिल्ली सीट की जब हम बात करते हैं तो हमारी नजर में आता है कि वो पढ़े लिखे और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो रहते हैं, सोनिया गांधी हाँ भी हैं, राहुल वो गांधी हमें भी लगता हैं। है कि ये वो अच्छा, है। देखिए, इस बार बहुत लेकिन- इंटरेस्टिंग है। इस बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब वोट देने जाएंगे तो वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, और जब अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो फिर वो देंगे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को। ये देखिए, मतलब ये राजनीति क्या क्या कुछ करा देती है। हाँ बिल्कुल। और ये जब गठबंधन हुआ था तभी हम लोगों की समझ में आया, जब हमने देखा कि नई दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई और चांदनी चौक की सीट कांग्रेस के खाते में चलेगी। और इस बात को जिक्र राहुल गांधी ने एक रैली में किया भी है कि मैं झाड़ू को वोट दूंगा और केजरीवाल पंजे को वोट देंगे। तो ये एक ट्यूनिंग, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जनता को कि हाँ हम लोग, ताकि नेता तो मिल गए, क्या कैडर भी मिलेगा, क्या वोटर भी एक साथ मिलेगा, तो ये एक मैसेज देने तो क्या ये मैसेज ये नहीं जा रहा कि कितने स्वार्थी हैं ये? देखिए राजनीति में स्वार्थ की बात जो है जनता वो में, मैं जनता के लिए बात कर रही हूँ। जनता के बीच बीजेपी ये बात जरूर रख सकती है और वो रख भी रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली का जो आम जनमानस है हाँ। वो जो है वो कांग्रेस माइंडसेट का है।
मतलब ये आप मान के चलिए, क्योंकि बीजेपी जब भी क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव होता है उससे पूरे जनमानस का अवधारणा तय की जाती है कि वहां पर विधानसभा में आप देखिए 92 के बाद में बीजेपी वहां नहीं जीती है, और वहां जब भी बीजेपी का जो वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो 30 से 33% के बीच का ही वोट होता है। वोट बदलता नहीं है, उससे वो उतना ही बदलता नहीं, रहता है। उतना ही रहता है वो वोट, वो कभी भी नहीं बदलता। चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने 28 सीटों पर सीट छोड़ दी हो कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, चाहे वो उनकी सरकार उसके पहले बनी हो मदन लाल खुराना के जमाने में। तो जो दिल्ली का लोकल माइंडसेट है वो एंटी बीजेपी माइंडसेट रहा है शुरू से। अच्छा, अब आप चूंकि देखिए जिसमें डिवाइड हुआ तो बीजेपी को फायदा हुआ, अगर उसमें डिवाइड नहीं हो रहा है सीधा का सीधा कांग्रेस का वोटर आप में शिफ्ट हुआ। मैं कहीं पढ़ रहा था कि दिल्ली की जनता बहुत ही सॉर्टेड है, हाँ, मतलब कि sorted है। ज्यादा इसका जिक्र इन्होंने भी किया शुरुआत में ही कि हमें पता है सेंटर मुझे क्या फायदा पहुंचा तो वोट दो, नहीं तो नहीं। आप सोचिए 2019 का चुनाव था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था, 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को हर सीट पर मिला था। दिल्ली में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था 2019 के चुनाव में, और उसके कुछ ही महीने बाद जब 2020 का चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। अच्छा, तो चूंकि पता है अब कैसे आज के 58 सीटों पर चुनावों का शोर जो है वो बिल्कुल थम गया है और परसों वोटिंग होने वाली है, तो कुल मिलाकर के 6 फेज भी खत्म हो जाएंगे, 7वां, और फिर ऐसे ही 4 जून भी आ जाएगी और पता चल जाएगा कौन। जब पहला फेज हुआ था और जब ये छठा फेज आ रहा है, तो क्या चुनावों में मुद्दों का डिस्कोर्स आप बदलते हुए देखा आपने? ये क्षेत्र की बात है। हम्म, जैसे हम राष्ट्रीय देखेंगे, स्तर पर मैं बात कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे चुनाव जिस क्षेत्र में हो रहा है उस क्षेत्र में मुद्दे और उसका इफेक्ट भी अलग अलग बदल रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सब बातें, क्योंकि वो बातें हो चुकी है, कल प्रधानमंत्री की रैली थी उसमें भी वही सब बातें हुई कि मंगलसूत्र वाली बात हुई और आपकी वो ले लिया जाएगा, संपत्ति ले ली जाएगी, वही सब बात हुई। तो जब लेकिन दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुआ तो मैं यहाँ ओवरऑल बात कर रही हूँ। हाँ, ओवरऑल में हम देखेंगे कि पहले जो मुद्दे थे वो मुद्दे अभी तक वैसे ही फ्लो के फ्लो चल रहे हैं, मतलब कोई ऐसी नई चीज निकल करके नहीं आई है। फर्स्ट राउंड जब हुआ था इलेक्शन तब शायद मुद्दे ऐसे नहीं थे, चुनाव बहुत मुझे ठंडा लगता है बताया गया सेकंड था। तक नहीं थी। सेकंड राउंड में जब पीएम मोदी ने एक रैली की जिसमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने 2006 का आई थिंक मनमोहन सिंह जी के बयान का जिक्र किया कि संसाधनों पर पहला हक किसका होना चाहिए, और वहां से डिस्कोर्स थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ। फिर फिर बात बीच में मंगलसूत्र पर आई, फिर अरविंद केजरीवाल निकल कर आए, सैम उन्होंने पित्रोदा आए उसके सैम बाद। पित्रोदा आए, मणिशंकर अय्यर आए, और फिर अरविंद केजरीवाल निकल कर आए, उन्होंने आते ही एक बम अच्छा, फोड़ा। फिर स्वाति मालीवाल, अच्छा ये स्वाति मालीवाल का मुद्दा हमने छोड़ दिया जो कि बहुत ही इस मुझे लगता है दिल्ली चुनावों से पहले जो आया है। क्या स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी कहीं कोई इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए स्वाति का मुद्दा मुझे लगता है कि ऐसे नहीं, क्योंकि स्वाति कोई वैसी लीडर तो नहीं है जो दिल्ली में उन्होंने इलेक्टेड चुनी और संवेदना, एक महिला अगर आरोप लगा रही है कि मैं सीएम हाउस गई, मेरे साथ बदसलूकी हुई। उसके फिर अलग अलग पहलू लोगों की तरफ से बताए जा रहे देखिए हैं। मुझे लगता बीजेपी है ने सब कोशिश जुडिश की है मामला इस पूरे हाँ। मुद्दे को ना, मतलब हर घर घर तक पहुंचाने की। अच्छा, जहाँ तक मैं सुधांशु समझ त्रिवेदी पा ने रहा भी आप जो आप कह रहे हो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, सुधांशु बीजेपी तो लगातार कर ही रही है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी, उन्होंने आतिशी जो है उनकी मिनिस्टर उनको सामने ले आया, वो बार बार बता रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही है। तो ये एक मसला है। लेकिन आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकले तो एक तरह से आईपीएल में जो हम देखते हैं ना कि एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है, वो आता है बाद में। तो वो जब बाहर निकले आते ही उन्होंने एक बम फोड़ दिया कि भाई नरेंद्र मोदी तो पीएम रहेंगे नहीं, रिटायर हो जाएंगे 75 साल के बाद, और उनकी वो अमित शाह उन्होंने अमित शाह को योगी सामने भी- योगी को बैठाने का बात किया। हाँ। पहली बार हमने और अमित देखा शाह को सामने आना पड़ा, ये कहना पड़ा कि नहीं जी हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट की पॉलिसी नहीं है। इलेक्शन में मैंने एक देखा कि impact पहली की बार बात बीजेपी को आते ही सब सारी top बीजेपी leadership अब को आना कहीं पड़ा। पर भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगे और चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगे, तुरंत उनकी तरफ से सफाई आ जा रही है, तुरंत, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छा, पता है ये कि अगर आप इसका- देखें तो 2019 में ऐसा नहीं था। अगर कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं या कोई और नेता कह रहे हैं तो इस सफाई वफाई वाला मसला नहीं था, लेकिन इस बार बात सफाई तक है। हाँ, बिल्कुल, सफाई तक भी है। और इस बार आप देखिए एक नई नई बात हमने देखी कि जो आरोप राहुल गांधी लगाते थे अदानी के लेके, कहते थे कि ये अदानी की सरकार है, वही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर लगा दिया, कांग्रेस के ऊपर लगा दिया। तो आप देखिए ये इलेक्शन में ना जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे अचानक से नए मुद्दे आ रहे हैं, अचानक से अच्छा, 7वें फेज के बाद अब क्या आने वाला है? मुझे लगता है कि कुछ ऐसा नया आएगा। हो सकता है सातवें फेज अभी का तो बहुत इलेक्शन समय है, मेन कुछ भी हो इलेक्शन है। सकता है। 7वें फेज का इलेक्शन में पीएम मोदी की सीट है। नहीं है, 25 अच्छा, और फिर मतलब 23। अभी समय है और देखिए हिंदुस्तान में राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप रात में सो रहे हैं, सुबह उठे एक नया मुद्दा जो है आपके सामने आ जाएगा और फिर उस पर रात में सोए, रात में विजेंद्र
रात को कांग्रेस में ट्वीट किया उन्होंने। राहुल गांधी की ट्वीट को ठीक है। रिट्वीट कर रहे हैं, हाँ। सुबह जग के देखा बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए। और देखिए वो कहते हैं ना कि अगर और आप ट्वीट पे फिर ट्वीट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो आप जाती है। कन्विंस नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज कर दीजिए, और वही मेरे ख्याल ठीक से है, आपने यहाँ पर बहुत अरविंद केजरीवाल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझाया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है रोज रोज इस तरह का इंटरेक्शन रहेगा तो बहुत मजा आएगा, और भी लोगों को हम न्यूज रूम से जोड़ेंगे। सचिन, इजाजत लें। बिल्कुल लीजिए, और अगर आपको हमारा ये कन्वर्सेशन और का ये बातचीत अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। कमेंट भी जरूर करिए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच।